एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। सो एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस ये मोस्टली देखा जाता है ब्लड में, और जब पीएच ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड जो है अगर वह उससे नॉर्मल ब्लड पीएच से अगर डाउन जाता है ब्लड पीएच, तो वह एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। और जब नॉर्मल पीएच से ऊपर जाता है, जो कि ब्लड का पीएच होता है 7.35 से 7.45, अगर इससे ऊपर जाएगा तो ब्लड एल्कलोसिस की नेचर में जाएगा। Both conditions can be either metabolic caused by primary change in bicarbonate HCO3 minus। So bicarbonate आयन में चेंजेस के कारण मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस होगा। तो दो कंडीशन होंगी जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होगी, एसिडोसिस या एल्कलोसिस। एक तो है मेटाबॉलिक caused by primary changes in bicarbonate ion। दूसरा होगा रेस्पिरेटरी काज, तो caused by primary changes in कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ड्यू टू लंग फंक्शन। अगर किसी के लंग्स वीक है, ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जो वायु है वो बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा हो जाएगी और वह मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कॉज बन सकता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। तो पहला आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के क्या कॉज हैं? तो इसमें होगा डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट और एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड्स, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन का डिक्रीज होना और एसिड का बढ़ जाना या एक्यूमुलेशन होना। कॉमन कॉज हम देखेंगे। कॉमन कॉज, सो कॉमन कॉज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर हम देखते हैं तो मेन कॉज हो गया डिक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयन और एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड्स। सो कॉमन कॉज जो देखे जाते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के, वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एंड लैक्टिक एसिडोसिस, रीनल फेलियर एंड डायरिया। जब डायरिया होता है तो उस समय लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन का लॉस होने से जो है बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, उसके कारण भी जो है बॉडी एसिडोसिस में जा सकती है। इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, अगर किसी तरह से बॉडी में टॉक्सिन्स चले जाएं, जैसे मेथनॉल है, एथाइलिन है, एथाइलिन ग्लाइकल, तो उसके कारण भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? सो डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है, जल्दी जल्दी सांस लेना, फटीग हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, नोजिया या वॉमिटिंग फील एंड हाइपर कैलेमिया। कंपनसेशन जो है इसमें रेस्पिरेटरी, इंक्रीज वेंटिलेशन टू ब्लो ऑफ CO2, किसी भी तरह से CO2 को बाहर फेंकने के लिए वेंटिलेशन को इंक्रीज करना चाहिए, सांस छोड़ने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो ये हमने देखा मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस caused by increase in bicarbonate ion और loss of acid। सो कॉमन काज क्या है इसके? वॉमिटिंग और गैस्ट्रिक सक्शन, यानी लॉस ऑफ HCl, ऐसे लोगों में HCl की कमी हो जाए, ठीक, लॉस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो उसके कारण भी हो सकता है। डाईयूरेटिक यूज़, ऐसे दवाएं जिनसे पेशाब ज़्यादा आती है उसका यूज़ करने से भी जो है डाईयूरेटिक दवाएं होने से जो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। फिर इसमें होगा हाइपोकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम का जो लेवल है वह कम होना हो जाएगा। इसमें क्या होगा?
पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या हो जाता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसमें आएगा हाइपोकैलेमिया, ये भी एक कॉज है। फिर एंटासिड ओवर यूज़, तो ऐसे लोग जो एंटासिड ओवर यूज़ करते हैं, बहुत अधिक यूज़ करते हैं, तो उनमें ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे, मसल क्रैम्प्स आएगा, टिटेनी अकड़ जाना, फिर हाइपोवेंटिलेशन टू रिटेन CO2, तो इसमें हाइपोवेंटिलेशन करना है, ज़्यादा लंबी गहरी सांस नहीं लेनी। हाइपोकैलेमिया सिम्टम्स आएंगे जो पोटेशियम की कमी से, कन्फ्यूजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। तो कंपेंसेशन में क्या करना है, रेस्पिरेटरी डिक्रीज वेंटिलेशन टू रिटेन CO2। ठीक, अब तीसरे तरह का एसिडोसिस हमने देखा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, और तीसरे तरह का होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ CO2 ड्यू टू हाइपोवेंटिलेशन। सो हाइपोवेंटिलेशन के कारण CO2 का जो है रिटेंशन बढ़ जाता है। तो इसके क्या कारण होते हैं, ये किन लोगों में ये चीज़ होगी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो ये होगी COPD के केस में। ठीक, इसमें होगी COPD के केस में। तो COPD मतलब क्या होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो इस बीमारी में के कारण ये हो सकता है। फिर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ड्यू टू ड्रग्स लाइक ओपियोइड, कई लोग अफीम खा लें बहुत ज़्यादा मात्रा में, या अफीम से बनी हुई ड्रग्स ले लें, तो इससे जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन मतलब यहाँ पर एक तरह से उसका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। फिर तीसरा कारण है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, वो है एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारे एल्वियोलाई हैं, जो एयरवेज है, वहाँ से जो रास्ता पास होता है, तो उनमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, वो श्रिंक हो जाए। ठीक, फिर एक और कॉज रहता है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, एग्जाम्पल के तौर पे गुलियन बार सिंड्रोम। तो गुलियन बार सिंड्रोम में भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स अगर देखें तो कन्फ्यूजन होगा, हेडेक हो सकता है, ड्राउजीनेस होगी, साइनोसिस एंड ट्रीमर्स, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो जिससे साइनोसिस हो जाएगा। कंपेंसेशन में क्या है, इसमें क्या देखा जाता है, रीनल, तो इसमें इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट रिटेंशन, तो इसमें बाइकार्बोनेट को बढ़ाया जाएगा। ठीक, जिससे जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को कम किया जाएगा। अब अगला टाइप है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो कॉज क्या होगा इसमें, लॉस ऑफ CO2 ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन। ठीक, अब हाइपरवेंटिलेशन के कारण क्या होगा, CO2 की बहुत अधिक मात्रा कम हो जाए तो लॉस ऑफ CO2 ड्यू टू हाइपरवेंटिलेशन। तो कॉमन कॉज क्या आएंगे इसके, एंजाइटी, पैनिक अटैक, फीवर, सेप्सिस, हाई एल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर लोग चढ़ते हैं, या किसी तरह का पेन, ये इसके हो गए कॉज। साइन एंड सिम्टम्स, लाइट हेडनेस, सर चकराना एक तरह से, पैरों में या हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होना, चेस्ट पेन हो सकता है, बदन अकड़ सकता है, टिटेनी। कंपनसेशन, तो इसमें क्या करेंगे, रीनल, इंक्रीज्ड एक्सर्शन ऑफ HCO3, जो ज़्यादा HCO3 है उसको बाहर निकालना है। डायग्नोस्टिक अप्रोच में हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा इसको जो है एसिडोसिस है या एल्कलोसिस। ठीक, तो इसके लिए आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करना पड़ेगा।
तो आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस यानी कि ABG टेस्ट। तो इसमें ब्लड का pH पता चलेगा जो कि होता है 7.35 से 7.4। फिर देखना है इसकी PCO2। तो आप देखेंगे PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, इसका कितना प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। ठीक, यानी कि इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन द ब्लड। ठीक, तो ये देखा जाएगा। फिर उसमें हम देखेंगे तो PCO2 की जो रेंज होती है 35 से 45 mmHg होती है। फिर देखा जाएगा इसमें बाइकार्बोनेट HCO3 आयन, इसकी मात्रा 22 से 26 MEq/L इतनी रहती है। स्टेप्स क्या होंगी, तो चेक pH, एसिडोटिक या और एल्कलोटिक। फिर डिटरमाइन प्राइमरी कॉज क्या है, PCO2 है या फिर HCO3 है। फिर असेसमेंट कंपनसेशन होगा, सो इज़ द बॉडी ट्राइंग टू करेक्ट इट। और चेक फॉर मिक्स डिसऑर्डर, समटाइम्स दोनों हो सकता है, रेस्पिरेटरी भी हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कोलोसिस भी हो सकता है, या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या एल्कोलोसिस। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, तो ट्रीटमेंट फोकस ऑन एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज, नॉट जस्ट करेक्टिंग pH। तो उसमें कॉज भी देखना पड़ेगा कि कौन सी बीमारी का पेशेंट है, क्यों उसको ये आया। तो फॉर एसिडोसिस, अगर हम एसिडोसिस का ट्रीटमेंट करेंगे तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर है तो उसमें इंसुलिन फॉर DKA, तो DKA क्या है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस तो नहीं है। अगर डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है तो उसके लिए इंसुलिन दिया जाएगा। अगर किडनी फेलियर है तो डायलिसिस पे डालना पड़ेगा उसको। सो डायलिसिस फॉर रीनल फेलियर एंड बाइकार्बोनेट इन सीवियर केसेस। तो बाइकार्बोनेट भी दिया जा सकता है कुछ सीवियर केसेस के अंदर। अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो इसमें हमको पेशेंट को जो है इम्प्रूव वेंटिलेशन, प्रॉपर उसको सांस ले पाए उसकी व्यवस्था करनी है, या फिर उसको किसी तरह की लंग डिजीज़ है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। एल्कलोसिस के लिए क्या करेंगे, तो अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो स्टॉप डाईयूरेटिक्स, तो जो यूरिन लाने वाली जो दवाइयाँ हैं डाईयूरेटिक्स वगैरह हैं उनको रोकना है। ऐसे पेशेंट को IV फ्लूइड चढ़ेगा। और रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली पोटेशियम एंड क्लोराइड इनको, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी थी इसमें, मैं आपको बताया कि जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें होगा आपका हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम बढ़ जाएगा। तो फिर इसमें हमको पोटेशियम कम करना पड़ेगा। और एल्कलोसिस है तो उसमें हाइपोकैलेमिया, तो उसमें पोटेशियम देना पड़ेगा। तो इस तरीके से ठीक। और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर अगर हम देखें तो रीएश्योर या ट्रीट एंजाइटी, अगर है तो एंजाइटी का ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह दे सकते हैं, या किसी दर्द के कारण पेशेंट तड़प रहा है तो दर्द को मैनेज करना है। क्या होगा कॉम्प्लिकेशंस अगर इनको ट्रीट ना किया जाए, तो अगर एसिडोसिस को ट्रीट नहीं किया जाता है तो कार्डियक अरिदमियास हो सकता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट, और डेथ भी हो सकती है। अगर एल्कलोसिस होंगे तो पेशेंट को सीजर्स आएगा, टिटेनी होगा या अरिदमियास होगा। क्रोनिक अगर इम्बैलेंस है तो बोन डीमिनरलाइजेशन होगा और रीनल इम्पेयरमेंट।
सो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में अगर हम देखें और एसिडोसिस में, तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो रेस्पिरेटरी में अगर देखें तो एल्कलोसिस है तो पीएच ज़्यादा रहेगा और PCO2 डाउन रहेगा, और एसिडोसिस में अगर देखें तो पीएच डाउन होगा और PCO2 हाई। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अगर देखें तो इसमें इसी तरह से जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपका पीएच कम होगा, ठीक। एल्कलोसिस में पीएच बढ़ेगा, या फिर इक्वल पीएच एंड बाइकार्बोनेट मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो इस तरह की बहुत सी अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। मोस्टली हमें देखना है अगर एसिडोसिस है तो मोस्टली दो चीज़ों को देखा जाएगा, PCO2 एंड मेटाबॉलिक में हमको बाइकार्बोनेट भी चेक करना पड़ेगा, ठीक। PCO2, बाइकार्बोनेट एंड पीएच लेवल। तो इन्हीं के आधार पर यह पता चलेगा कि ब्लड एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, फिर उसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है कि नहीं है, या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। इस बेसिस पे फिर हमारे ट्रीटमेंट तय होंगे कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।